नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार विशु आप सभी दर्शकों का श्रोताओं का स्वागत करता हूं टॉक रियलिटी पे। आज हमारे साथ हमारे ग्राम स्थित हमारे पूज्य चाचा जी हैं, जुड़ चुके हैं जो जनार्दन प्रसाद शर्मा जी। तो चाचा जी से हम बात करेंगे और विभिन्न मुद्दाओं पे चर्चा भी करेंगे और आने वाली जो लोकसभा का चुनाव है जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होने वाला है, तो चाचा जी के नजर में, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, तो इन्होंने संसार को बहुत हमसे और आपसे ज्यादा इन्होंने देख रखा है। तो इनके नजर में कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए और स्थानीय लोगों के विकास के बारे में क्या क्या समस्याएं हैं आ रही है जो विकास को अलंकृत करने में असमर्थ हो रही है। तो चाचा जी से पूछेंगे कि आपके बिहार में, आपके भारत में किस तरह का विकास होना चाहिए जिससे यहाँ पे जन कल्याण निश्चित हो सके। तो चाचा जी, सबसे पहले आपको सादर नमन। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आए हुए जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन, नमस्कार, शतकोटि नमस्कार। चाचा जी, सबसे पहले दर्शकों के सामने मैं आपका नाम रखवाना चाहूंगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ श्री जनार्दन प्रसाद शर्मा श्यामलता। चाचा जी, मैं तो आपसे आपकी जन्म तिथि तो नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन फिर भी दर्शकों की इच्छा होगी ताकि आपके जन्म के अनुसार वो पता कर सकेंगे, उन्हें पता चल चुकेगा कि आप किन किन स्थितियों का सामना किया है। उस अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/4/1943 है। में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें प्रधानमंत्री का चयन निश्चित होगा, तो उसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं और उस सरकार से आपकी क्या मांग होगी? आप अपने समाज में, अपने देश में, अपने राज्य में किस तरह का बदलाव चाहेंगे और आपकी आशा, आपकी अपेक्षा क्या है? आने वाले जो सरकार है उनसे आपकी क्या इच्छा है और क्या आशा है? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, यह सरकार जो भी चल रही है, यही सरकार पुनः आवे, क्योंकि यह देश का विकास, उत्थान और गरीबों, किसानों, सबका शुभचिंतक है। इतना ही नहीं, यह हर तरह की सुविधा दिया है, चाहे वह रेल का सुविधा हो, हवाई जहाज का सुविधा हो, किसानों के हर तरह का विकास का सुविधा हो। आज ही गरीबों को आज 5 साल पहले से मुफ्त अनाज मिल रहा है और आगे भी मोदी जी ने फिर 5 साल अग्रसारित किया है। इतना ही नहीं, किसानों को सम्मान के लिए साल में 600 रुपया दे रही है। इतना ही नहीं, किसानों को हर तरह की सुविधा दे रही है, वह चाहे खाद बीज का हो, चाहे सिंचाई का हो। सिंचाई में कुछ दबा हुआ, लेकिन सिंचाई के लिए भी वह सेंट्रल से बिहार गवर्नमेंट को दे दिया है कि हर खेत में पानी जाना चाहिए, और जहां तक है जा रही है। चाचा जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी जो वर्तमान सरकार है वही सरकार आने वाले समय में उसी का शासन हो और उसी सरकार का यहाँ पे व्यवस्था हो और वही सरकार रहे 5 साल और। इसलिए क्योंकि अभी जितना अमन चैन है उतना आपके जितने भी पेक्षी खड़े हैं उनके समय में न होगा। लेकिन चाचा जी, आपने बताया कि यही हो, लेकिन इनके सरकार में जहां तक पहले की अपेक्षा है कि अब जो है सो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, सब देख ही रहा है। तो फिर महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी का ढोल पीटा जा रहा है कि बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो फिर इस स्थिति में फिर वही उसी सरकार को लाना सही रहेगा? इसलिए होगा कि जहां तक बेरोजगारी की बात है, इससे पहले जो सरकार थी, चाहे लालू जी का हो, चाहे किसी का हो, उस समय जितना जो बेरोजगारी था उतना आज नहीं है। भले लोग ढोल पीटने की जो बिहार गवर्नमेंट का वर्तमान नीतीश जी जो किए हैं उसके बारे में आप अपना ढोल पीटते हो, क्या कहते हैं कि लालू जी का पार्टी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस समय जितना शांति था, जितना अभाव था, आज उतना अभाव नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? चाचा जी, आज का युवा जो है सो पहले की अपेक्षा और ज्यादा बेरोजगारी का शिकार होते जा रहा है और बेरोजगारी जो है सो अपने भारत में, खासकर बिहार में तो कह ही सकते हैं, लेकिन भारत में चरम सीमा पर है बेरोजगारी। तो आपका कहना सत्य है, लेकिन
धीरे धीरे सरकार को भी यह नजर आ रही है कि बिहार में ज्यादा बेरोजगारी है, इसीलिए तो कितना लाखों का माने आज बीपीएससी में जिसमें टीचर्स का भाग हुआ है। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग में हुआ है या और विभागों में भी हो रहा है और होने वाला है। इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा इतवाए पर हो। आप पढ़ना जानते होंगे, पढ़ना से लेकर के जटमलपुर को होकर आगे गई है जी। आगे का भी योजना है जी कि बागमती का जहाँ से अति है वहां तक के बांध को हम पहुंचावे। तो इतना दिन बिहार का व्यवस्था बढ़िया रहा, अच्छा रहा, तो फिर बांध को तो बन जाना चाहिए था। क्योंकि चाचा जी हम बता रहे हैं, हमारा जो पास का ग्राम जो है और पास का जो क्षेत्रीय लोग हैं, लगातार जब तक वहां पे बाढ़ का पानी रहता है और हर वर्ष ऐसा देखा जाता है, वहां के लोग मतलब अपना घर जान माल को त्याग कर, मतलब जान को और अपना जो खाने पीने का चीज होता है उसको लेकर हर साल में 2 साल में एक बार 2-3 महीने के लिए अपने प्रवास को छोड़कर अन्य जगहों पे जाके उनको निवास करना पड़ता है। तो इस तरह का व्यवस्था मतलब सदियों से चली आ रही होगी, क्योंकि हमारा जन्म तो ये जो आप देख रहे हैं बस वो है, लेकिन ये चीज जो है और ये व्यवस्था जो है सो आज से नहीं सदियों से चली आ रही होगी। और वहाँ जो हमारा क्षेत्र है, शिवनगर कह लीजिए, पटसारा, ये सब जो क्षेत्र आता है, इसके यहाँ के जो निवासी हैं, इनको बार मतलब साल में हर साल में एक बार 2 महीने 2.5 महीने के लिए इनको अपना घर द्वार संपत्ति छोड़कर दूसरे के जगह पे दूसरे के संपत्ति में अपना डेरा डालकर रहना पड़ता है जान माल के साथ। तो इस तरह का अपना घर को, अपने संपत्ति को त्याग कर हर वर्ष 2 महीने बाहर रहना, और विपदा में, और वो भी विपदा मतलब प्राकृतिक विपदा जिसको सरकार के द्वारा एक वहां के मतलब हमारे बिहार के प्रधान के द्वारा उसको रोका जा सकता था, लेकिन इतने वर्षों से आंख पे पट्टी डाले बिहार की सरकार क्या कर रही है। इतना नदी है, इसका तबीयत ही होगा कि सब नदी को एक नदी से दूसरा नदी जोड़ा जाए, बुझे, ताकि जरूरत के अनुसार ही पानी खेत पटाने के लिए हो, चाहे नदी में छोड़ने के लिए हो, ये सब हो। इतना ही नहीं, आपके यहाँ जो नदी का समस्या है बड़ा गंदा है। इसका सतह जो है पूरा गाद से भर गया है, कम से कम 10 फीट नीचे जमीन का सतह है और ऊपर गाद आ गया है। और इसे आप नदी किनारे जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि नदी का पानी कितना है, काला है, स्नान करने योग्य नहीं है। जो अगर एक दिन धोखा से स्नान करेगा। और 2 समस्या आपके मन में हो जो आपके स्थानीय जगह पे स्थानीय लोगों के सुविधा के लिए आप सरकार से डिमांड रखेंगे, ऐसा कोई 2 हाँ समस्या है, अनेक है, लेकिन 2 समस्या मुख्य है। यातायात का, जो आप अगर पूसा से पिलखी तक जाते हैं तो आपको नाना प्रकार की समस्याओं का, कभी अगर एक्सीडेंट होने से अगर बच जाते तो भगवान की हती है। दूसरा है बांध का मजबूतीकरण। पूसा, 1 मिनट, मैं बोला पूसा से पिलखी, तो पूसा से पिलखी तो सही है, ये पूसा से पिलखी, ये अच्छा, ये सैदपुर से सैदपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सैदपुर से और पिलखी तक बांध, इसका हिस्ट्री बड़ा जर्जर है। कल ही मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ, मैं 82 वर्ष का बूढ़ा हूँ, क्या दुर्गति हुई है वो हम जानते हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ की समस्या अलग अलग है, जर्जर है, कोई देखने वाला नहीं है, न इस पार न उस पार। इसलिए जब बाढ़ आती है तो रात भर लोग जाग करके बाढ़ की रखवाली करते हैं। इतना ही नहीं, यातायात का समस्या बता ही दिए, शिक्षा की भी उतना विकसित समस्या नहीं है। इसलिए कि जो जिस पोस्ट पर है वो अपना डिक्टेटरशिप चलाता है, तानाशाह चलाता है। बताइए, अरे 8 बजे से विद्यालय होगा और 5 बजे तक, यह कहाँ का रूल है? इसमें बच्चे पढ़ सकेंगे? उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं पड़ सकता है। हमारे ही तिपली गांव में हाई स्कूल है जिसकी स्थिति अत्यंत जर्जर है। डेंटिंग पेंटिंग करने से नहीं होगा, जबकि यहाँ चारों तरफ से 4 दीवारी है। इसको चाहिए सरकार को कि सीधे उत्तर जहाँ 4 बाउंड्री है
वहां से दक्षिण में बनावे या पश्चिम से पूर्व में बनावे, ताकि हमारे यहाँ का जो मैदान है वह एक मुजफ्फरपुर जिला में इन्हीं गिने मैदानों में हो, जिसके कारण जो है सो यहाँ पे हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती है और हर वर्ष आती है, जो लाखों करोड़ का नुकसान करती है। नहीं तो आपके यहाँ जो बाढ़ आती है वह बागमती मुन्नी वाला जो धार है वही आकर के आपको सक्रीमान और सक्रीमान से फांस होकर के एक फांस है जो कि आपको परसरा होते हुए मतलूपुर घोसरमा होते हुए आगे तक गई है। तो वही हम बता रहे हैं कि वहां पे अगर बांध होता है, जो मतलूपुर घोसरमा जो बता रहे हैं, उस जगह पे उस नदी के किनारे उस नदी का अगर बांध, ये वीडियो का जिस तरह का जो बांध घेरा हुआ है उस तरह का बांध अगर इस नदी पे घेरा रहता तो यहाँ पे जो आती है बाढ़ हर साल और करोड़ों का नुकसान करके चली जाती है, यहाँ के गरीब लोगों का जो है सो नुकसान करके चली जाती है। उस तरह का समस्या बार बार फेस नहीं करना पड़ता अगर सरकार यहाँ का मजबूत होता और यहाँ पे बांध बनवाया जाता। तो हम ये बताना चाह रहे हैं। और आपने बताया कि मोदी की इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है। जी देखिए, आपने जो बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि यह बांध की जो समस्या है, जो कि इधर जो है जो पानी रुकने का कोई नहीं है, पानी को रोकने व्यवस्था थी और जो यहाँ पे जो सुविधा थी वो उसमें और आज में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आज पहले से अच्छा अब क्या है और पहले से बुरा। पहले का जो साधारण खान पानी था, साधारण ढंग का था और बड़ा स्वस्थदायक था। एक रोटी एक खा करके 9 रोटी खा कर जितना शक्ति आदमी अर्जन करता था उतना आज नहीं कर पा रहा है। और इसका कारण है कि अभी का अन्न जो उत्पादन होता है उसमें तरह तरह की विकृतियां हैं, लोग तरह तरह का दवा डालते हैं, ज्यादा खाद डालते हैं और साधारण हरी खाद नहीं देते हैं, कंपोस्ट वाला खाद से डरते हैं। और ये अगर दिया जाए तो सब विकृति दूर हो जाएगी और पुनः आदमी में ताकत भी आएगा, सब आएगा। यानी आपने खाद्य पदार्थों के बारे में बताया कि पहले अच्छा था अब खराब है। हाँ, तो पहले कम ही उपज होता था लेकिन अच्छा और स्वस्थकारक होता था। पहले आज जो है कम से कम माने 50 किलो क्विंटल उपजा लेता है लोग, लेकिन उतनी शक्ति उस अनाज में नहीं है, चाहे वह गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे धान हो। हाँ, अभी मोदी जी का नारा हुआ है कि पहला जो मोटा अनाज खाओ, जैसे मरुआ है, सामा है, कोदो है, उसके बाद चीना है इत्यादि, ये सब ऐसा अनाज उपजाओ और खाओ। देखिए क्या ताकत है। पहले का जो मैंने आपको मरुआ में जो ताकत था, सामा में जो ताकत था, कौनी में जो ताकत था, कोदो में जो ताकत था, उतना आज नहीं है। विषय पे फिर से आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आखिर ये क्या है। जैसे भगवान का कथा चल रही है, अच्छे बातों को रखा जा रहा है, अच्छे विचारों को वहां प्रस्तुत किया जा रहा है, वहां पे लोगों की संख्या और श्रोताओं और दर्शकों की संख्या कम होती है, और जहाँ पे अश्लीलता को परोसा जाता है, हिंसा को दिखाया जाता है, वहां पे दर्शकों की और श्रोताओं की संख्या अत्यधिक होती है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हो रहा है? कहावत है, जैसा आप भोजन कीजिएगा वैसा ही आपका रक्त बनेगा, वैसा ही मन बनेगा, वैसा ही तन बनेगा, वैसा ही आत्मा बनेगा। मान के चले, धर्मशास्त्र को केंद्र मानकर चले, तो धर्मशास्त्रों में जो लिखी बातें हैं उसके आधार पर हमें कितना खड़ा उतरना चाहिए, उसके आधार पर हमें कितना उनको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र क्या है? धर्म वह शास्त्र है जो कि अच्छे ढंग से मानव जीवन को धारण करके और उसका निर्वाह करे, यानी सर्ववृत्ति रूपी धर्म का निर्वाह करे, वह धर्मशास्त्र है। लेकिन आज का धर्मशास्त्र कौन पढ़ता है? आज तो धर्मशास्त्र लोग पढ़ रहा है। काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु मनावै माता, आयुष मांगी करहि पुर काजा, सुनि हर सही तब दशरथ राजा। अच्छा चाचा जी, अभी लोगों का कुछ मानना है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले जो है सो गुरुकुल में मतलब जाति विशेष को दर्जा दिया जाता था, या फिर गुरुकुल में सभी बच्चे पढ़ते थे। देखिए, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इस चीज में अभी देखिए, कुछ कट्टर आदमी थे जो कि जातिवाद मानते थे। खैर उनका मैं आलोचना नहीं करता हूँ, क्योंकि जाति का निर्माण भी कुछ सोच करके हुआ था, लेकिन सब ऐसा नहीं मानते थे। सब क्या मानते थे? इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, गली गली में राम दुलारी सबको से झुटकाता चल। जिसको गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो हम में है वही आप में है, वही एक छोटा से छोटा जाति का अगर सुपच है इत्यादि, उससे भी निकृष्ट जाति का है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में राम का वास है। क्यों कि राम क्या है? आराम कल्प वृक्षाणां, वीराम सकलापदाम, अभिराम से लोकानां, राम श्रीमान स न प्रभु। पहले के समय में, आज से 200, 300, 400, 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले शिक्षा पर
सभी का अधिकार था या फिर केवल कुछ ही लोगों का अधिकार था? ना, पहले तो सब पर शिक्षा, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, हर तबके के लोग आते थे। हम लोगों के समय में आपके गटोरी से नुनिया लोग थे वहां उस टोला से, उसके बाद क्या कहते हैं चमटोली से परमेश्वर, आनंदलाल, ये सब है इधर जो है। उसके बाद हम जब शिक्षक हुए हाई स्कूल में तब आपको महेंद्र पासवान, राम प्रवेश का भाई नंदन था, इत्यादि इत्यादि सब जात के लोग। कहाँ उसमें बहिष्कार था? सरकार उसको प्रोत्साहन देती थी कि जो हरिजन है उसको स्कॉलरशिप या कुछ मदद देती थी। ये जो आपने बताया कि पहले जो गुरुकुल हुआ करता था तो उसमें किनके बच्चों को शिक्षा दिया जाता था? उसमें अक्सर जो है गुरुकुल में बहुत पहले जो है सो जैसे राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र के रूप में, उसके बाद नंद यशोदा के रूप में कृष्ण जो संदीपन मुनि के आश्रम में गए थे, लेकिन उसमें भी कुछ गरीब लोग थे जैसे सुदामा है, ब्राह्मण कुल का था, अत्यंत गरीब था लेकिन उसका विवाद था। उसी तरह से हर जगह माने जातिवाद जो है धोखे से आ जाता था जी। हालांकि आचार्य लोग मन से नहीं पसंद करते थे, लेकिन अपने को डिकाउट भी नहीं करते थे कि हमको कहीं कोई माने या न मान ले कि यह जातिवाद करता है। कर्म को प्रधानता किस आधार पर दी गई है? कर्म को प्रधानता किस आधार पर दी गई है? कर्म की प्रधानता संस्कार के अनुसार जी बुझे। जी। और आज क्या है, आज कोई कर्म करे कोई हर्जा नहीं, लेकिन उस समय संस्कार के अनुसार वह पहुंच जाता था। तो चाचा जी से जो हमारी वार्तालाप हुई है वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ आपको भी समझने का और जानने का मौका मिला होगा। तो चाचा जी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं और फिर से मैं इनको अपने मंच पे बुलाऊंगा। और आप सभी जाइए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और अपने काम में लगिए। जय हो। और आप विश्वनाथ जी, आपने अपने इस चमन में बुलाया, आपको मैं हार्दिक शुभाशीष देता हूं और आपकी ऐसी ही कामना बनी रहे कि ऐसे ही बुला करके मुझे जैसे मूर्ख को भी आप उच्च आसन दे करके और कुछ कहवाते रहें। अगर सभासदों, हे श्रोता, अगर हमसे कुछ गलती कहा गई होगी तो क्षमस्व में अपराधम। चाचा जी, मेरा मानना है कि अपने आप को मूर्ख कहना एक बहुत बड़ा हृदय वाला और विशाल हृदय वाला और ज्ञानी ही अपने आप को मूर्ख कह सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा बात नहीं है। मेरे साथ मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं नाथ, लेकिन आपका संस्कार मुझे खींच लाया कि कुछ उटपटी वाणी में मैं कुछ आप लोगों को कह दिया। मैं आपसे कुछ उटपटा सवाल पूछ लिया होगा या फिर पूछ लिया हूँ, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि मैं पूछा हूँ, मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं, आप तो बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है, सारे पर समस्याओं पर बात किया है और मैं भी यथासंभव उत्तर देने का कोशिश किया हूँ। कोई खोट हो गया हो तो जितने भी दृष्टा हैं और श्रोता हैं सबसे मैं क्षमा याचना करता। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, आपको भी धन्यवाद और जितने भी श्रोता है सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद। जय